प्रूवन हो। इसी तरीके से जो वेदा है उसके बारे में मतलब हिस्टोरिकली क्या मतलब वो लोग बस अनुमान लगाते हैं, ये 5000 साल पुराना है, 8000 साल पुराना है, एग्ज़ैक्टली कब से है, क्या है, किसने कहाँ पर किस जगह आई है, कुछ नहीं पता हमें, हिस्टोरिकली हम उसको वेरीफ़ाई नहीं कर सकते। इसी तरह से जुडाइज़्म का है कि उसमें भी हिस्टोरिकली जो है वो कई फ्लॉज़ हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर मज़हब हिस्टोरिकली वेरीफ़ाई ही नहीं होते। तो फिर आप उसको कैसे मानेंगे? एक ऐसे चीज़ को जो हिस्टोरिकली वेरीफ़ाई नहीं होता हो, उसको आप सही कैसे कहेंगे? दूसरा सर रेशनल वेरिफ़िकेशन है, तो रेशनल जी। हाँ, नहीं मैं ये जी, जी कह रहा हूँ, बोलें। देखो आपके पास एक मेजरिंग मान लो एक मेजरिंग कुछ किसी चीज को मेजर करने का आपके पास एक वो है, कोई डिवाइस है, या आप जैसे दूध को मेजर करने का एक डोलू कह लो या डब्बा कह लो, ठीक है, वो होता है। अब आपका वो डब्बा आपका अपना मेक है, आप क्या कर रहे हो, आप उसमें दूसरे का दूध को तोल रहे हो, जो कि अपने आप में अनफेयर हो गया कि यार हमारे डब्बे में अगर तुम्हारा दूध आ गया तो हम इसको दूध मानेंगे, अगर नहीं आता तो हम इसको दूध नहीं मानेंगे, ठीक है। इससे आप ये नहीं प्रूव कर सकते हो कि दूसरे का दूध आप दूध नहीं है। शिक्षक आप जो जी है वो ये तो मानते हैं ना कि हिस्टोरिकली एक प्रूवन चीज़ होनी चाहिए किसी भी। हम कैसे वेरीफ़ाई करते हैं कि ये पास्ट में ये चीज़ हुई थी? कोई तो तरीका सर आपका अपना इसका होगा ना, आपका भी तो कोई डब्बा होगा। मैं अगर इसका आप ऐसे दूध लेकर बताऊंगा। आए हैं बेचने के लिए मार्केट में, तो आपके जी पास भी तो कोई पैमाना होगा जिससे माप से आप नापते होंगे, या हाँ, बिना वहां नापे पे ही आप जो है वो दूध बेच रहे हैं? नहीं नहीं, बिना वहां पे दूध नहीं बेच रहे। कहने का जी, मतलब है तो कि आपका जो आपका मापने का जो एक्सेप्टेंस बर्तन क्या है वो है। क्या है? वही तो हम पूछ रहे हैं कि आपके मापने का बर्तन क्या है? वो दिखाएँ हमें, बताएँ हमें। अच्छा चलो मैं इसको बताता हूँ आपको। नॉर्मली क्या है, जब आप अगर आप हिंदुइज्म की बात करें या सनातनी की बात करें, ठीक है, हम लोग इतना पीछे चले जाते हैं कि हम इतनी पुरानी हिस्टोरिकल चीजों को कई बारी नहीं प्रूव कर सकते हैं। से एग्जांपल, मैं आपको ये नहीं प्रूव कर पाऊंगा कि मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर का नाम मिस्टर एबीसी था, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। मैं उसका एक लिविंग प्रोडक्ट हूँ, अपने दादाओं का या बाप दादाओं का सबका, जो कि मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ। अगर मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पा रहा हूँ, इट डज नॉट मीन कि उनका नाम एबीसी नहीं था। वो एक देखिए साहब, हम डॉक्यूमेंट्स का नहीं कहते ना, डॉक्यूमेंट्स तो प्राइमरी है ही नहीं, हमारा मापदंड नहीं है डॉक्यूमेंट्स साहब। हम ये कह रहे हैं कि वेरीफाई करने के जो हिस्टोरिकल वेरिफिकेशन का जो मेथड है उसको अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल समझे कि आपके दादा को आपने नहीं देखा, लेकिन आपके पिताजी ने आपको अपने दादा के बारे में कई कहानियां सुनाई, तो आपके जो पिताजी हैं वो एक वेरिफिकेशन का सोर्स है जिन्होंने अपने पिताजी को देखा है। एक हम पॉइंट ये नहीं तक, कह रहे कि आप जो है एक कोई पॉइंट तक डॉक्यूमेंट्स ला के देंगे जमीन के आपके दादा का, तभी हम आपके दादा को मानेंगे। नहीं, एक ठीक है? पॉइंट तक ही मेरे ग्रेट दादाजी भी या मेरे फादर भी उस चीज को वैलिडेट कर सकते हैं। उसके नहीं बाद नहीं, जब वो हर आदमी अपनी पिछली नस्ल को वैलिडेट करता है ना, इसी तरीके से पता चलता है। आप पीछे तक जा सकते हैं। आपके वालिद आपके वालिद ने अपने आपके दादा को देखा होगा, आपके दादा ने अपने अब्बा को देखा होगा, इस तरीके से पीछे जाएंगे ना। हाँ, तो सर ऐसे जब ये आपका आंसर आपके ही उसमें मिल गया कि अगर आप हिंदुइज्म में पीछे जाएंगे, जितनी भी लोक कथाएं हैं ईयर टू ईयर माउथ टू माउथ ये चलती आ रही हैं, ये चलती आ रही हैं। बीच में ये डाइवर्ट हुई डेफिनेटली, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें हिंदुइज्म में भी सेंसलेस लगती है, यार ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। फिर क्या पॉइंट आता है हमारे तो दिमाग सिख साहब, आप खुद अभी यहाँ पे आप मान रहे हैं कि डाइवर्ट हुई। नहीं, आपके हाँ पास वो क्या डाइवर्ट। मापदंड है कि जिससे आप अलग करते हैं कि ये चीज़ डाइवर्टेड है, ये चीज़ मिलावट की गई है, और ये दूध हम मेरा प्योर है, ये दूध के अंदर ये मिलावट की गई है? सर आपका माइंड बहुत पावरफुल है, जो टाइम के नहीं, साथ नहीं, यहाँ पे इवैल्यूएट आप हुआ है। बेसिकली गलती कर रहे हैं कि आप देखें, आपका जो माइंड है ना, आप 2024 में हैं। आपका 2024 का माइंड है जो कि 1000 साल पुराने माइंड को पे कैसे जज कर सकता है? तो आप क्या कर रहे हैं कि अपनी रेशनैलिटी से पिछले रेशनैलिटी को आप वेरीफाई करेंगे। आप मिसाल के तौर पे समझें कि आपके कल्चर में कोई चीज़ ऐसी हो गई जो कि अब टैबू समझी जाती है। ठीक है? मिसाल के तौर पे समझे 1000 साल पहले तो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था ना। तो आप सर क्या आप करेंगे, समझ आज नहीं के पा रहे अपने हैं ह्यूमन मुझे। राइट्स के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी चीज़ों को कहेंगे भाई ये गलत है, ये मिलावट हो गई। हालाँकि वो हो सकता है मिलावट नहीं हो, वो ओरिजिनल हो, लेकिन आप अपने माइंड जो कि आपका कंस्ट्रक्टेड माइंड है 2024 का, आप उसकी बुनियाद पे कह रहे हैं मिलावट हो गई। तो कैसे पता चलेगा कि मिलावट हुई? तो इसलिए हमें मैं एक एक मजबूत हिस्टोरिकल वेरिफिकेशन चाहिए होता है। सर ठीक है? मैं बताता तो हूँ, जो देखो कि नहीं है, जो कि नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक सिंपल 2 सवाल पूछता हूँ। आप जी। एग्ज़ैक्टली मुझे बता सकते हैं कि वेदास के ओरिजिन का डेट क्या है? इस दुनिया में वेदास कब से है एग्ज़ैक्टली? अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन सर?
अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये कि आप जो डेट बता रहे हैं, क्या उस डेट तक जितनी पीढ़ियां हैं उस पीढ़ियों के बारे में मुझे बता सकते हैं? अच्छा ठीक है सर, मैं इसके आंसर दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले मुफ्ती साहब ने जो बोला था कि हजारों साल पहले, मैं उनकी बातों में मैंने बोला था मैं एग्री करता हूँ कि उस टाइम पे जो हुआ हम उसको 2024 के बेस पे हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम 9 साल की बच्ची से शादी की भी बात करें, ठीक है, यहाँ मैं अपने रिलीजन को या किसी और को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, मैं यहाँ सिर्फ एक डिस्कशन के उस पे, अगर हम 9 साल की बच्ची को भी अगर एग्री करेंगे यार उस साल में उस में भी उन दिनों हो जाती होगी, ठीक है, हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं आज की 9 साल की बच्ची देखते हैं जो गली में घूम रही है, हम कहते हैं नहीं यार इसके साथ शादी नहीं हो सकती, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा वो है। अब आपके अगर मैं इस चीज से डिनाई नहीं करता हूँ, वो साल पहले ये जो मैंने 2 क्वेश्चन पूछे ना उसको आप बता दें एग्जैक्टली वेदास का ओरिजिन, और जहां आप जितना दिन पुराना बता रहे हैं वहां तक सारी पीढ़ियों के बारे में डिटेल। नहीं सर, मैं यही बोलूंगा कि वेदास के ओरिजिन की डेट आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी पुरानी डेट्स आप निकाल ही नहीं सकते, कॉमन सेंस है। नहीं मतलब कितनी पुरानी है कुछ तो पता होगा ना सर, जब आपने कहा कितनी पुरानी जितनी भी पुरानी है, जब डेट ही नहीं है तो कितनी पुरानी? नहीं, तो जिस चीज का आपको ओरिजिन नहीं पता है उसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है? अच्छा सर, फिर भगवान का या अल्लाह का ही क्या ओरिजिन है? हम इस चीज को देखो, मोहम्मद साहब ये कहते हैं, मैं बताता हूं, ये सुन लीजिए नहीं ये सवाल गलत इसलिए है कि भगवान जिसको आप भगवान कह रहे हैं, जिसको हम खुदा की जात कहते हैं, उसका कोई ओरिजिन नहीं है। जब जिसका कोई ओरिजिन ही ना हो तो आप उसको हिस्टोरिकली नहीं जांच सकते। जब ओरिजिन ही नहीं है, वो ओरिजिन लेस है, वो ओरिजिनेट कभी नहीं हुआ। लेकिन वेदास जो हैं वो ओरिजिनेटेड हैं। जब वो ओरिजिनेटेड हैं तो फिर उनकी कोई ना कोई डेट होनी चाहिए जो आपको नहीं पता है। हाँ, हम कैसे बताएं 2024 में? सर वही पॉइंट आ जाएगा हम बता सकते हैं ना, यही पॉइंट आसिम भाई कहना चाह रहे हैं कि हम कुरान के बारे में बता सकते हैं। कुरान का ही बता सकते हो सर आप, और किसी का तो नहीं बता सकते हो ना जी। मैं कह रहा हूँ आपकी जो लिमिटेशन है वो कुरान तक ही है। अब एक बात सुनो, आप अगर प्रॉफिट मोहम्मद कुछ कह रहे हैं तो इस्लाम, एक लाइन सर, एक लाइन फिनिश हो जाएगी। प्रॉफिट मोहम्मद कुछ कह रहे हैं क्योंकि वो ऐसा कुरान में लिखा है, ठीक है। कुरान ऐसा कह रही है क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद को डिक्टेट हुआ है। इन दोनों के सिंक्रोनाइजेशन के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं जनाब, हमारे पास पूरा मेथड है जिससे हम जो बात कर रहे हैं ना हिस्टोरिकल वेरिफिकेशन की आपसे, वो पूरा मेथड है हमारे पास, कभी उस पर बात करेंगे। तो मैं सिंपल सर, जिस चीज का ओरिजिन नहीं पता उस चीज के बारे में हम ये कैसे दावा कर सकते हैं कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है, जिसकी हमें डेट ही नहीं पता। ब्रेन से यूज करेंगे ना, कि अगर मान लो उसमें लिखा है 2 + 2 4 है तो हम मान लेंगे ना उसको। फिर मैंने आपको कहा कि आप ब्रेन से नहीं कर सकते, अभी मैंने खुद कहा, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो 2024 का है। नहीं चले आसिफ भाई, ऐसा है ब्रेन ही को ले लेते हैं ना सर, ब्रेन भी तो होल्ड ऑन, इसी को ले लेते हैं। सुन लीजिए देखें, ब्रेन ही की बात करते हैं। ब्रेन के लिए इससे बेहतर लफ्ज है इंटेलेक्ट है या मोरालिटी है, ये बेहतर लफ्ज है। ब्रेन तो ब्रेन से ही होगा, ब्रेन से ही होगा। तो मैं बेहतर लफ्ज की बात कर रहा हूँ, उसको बिल्कुल कंडेम नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। मेरे कहने का मकसद ये है कि आसिम भाई जो बात कह रहे हैं कि 2024 का जो माइंडसेट है, आप उसकी बुनियाद पर 2019 भी तय नहीं कर सकते, ठीक है। 2019 भी नहीं तय कर सकते जब कोरोना नहीं आया था। पोस्ट कोरोना और प्री कोरोना दोनों अलग अलग एरा है, ठीक है। तो हम पीछे उससे पहले कैसे जा सकते हैं? लिहाजा कोई चीज ऐसी है, एक ऐसा माइंडसेट है या एक ऐसी समझ लीजिए कि रीजनिंग है कि जो ऑब्जेक्टिव है, जिस पर आप भी एग्री करेंगे, मैं भी एग्री करूंगा। खुद आपने मिसाल दी कि 2 + 2 = 4, मैं भी एग्री करूंगा, आप भी एग्री करेंगे। ऐसी कुछ चीजें मोरालिटी में भी होती हैं कि जिससे हर आदमी एग्री करता है, डजंट मैटर कि उसका रिलीजन क्या है और उसका फेथ क्या है। मसलन आपने कहा भाई आप सनातनी है, माशाअल्लाह हम मुसलमान हैं, तो अब मैं और आप दोनों इस बात पर एग्री करेंगे कि जुल्म एक गलत चीज है और इंसाफ एक अच्छी चीज है। बात तो है ना? या आप इससे डिसएग्री करेंगे, आप कहेंगे नहीं इंसाफ बहुत खराब चीज है? सर अब अगर इस्लाम की नजर का इंसाफ डिफरेंट होगा, दैट इज अ डिफरेंट केस। लेकिन इंसाफ का अच्छा होना, इस पर हम सब एग्री करते हैं। सर किसी के साथ इंसाफ, किसी के साथ ना इंसाफी भी तो होगा ना सर। मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ। इंसाफ आपके नजदीक एक अच्छी चीज है। द आइडिया ऑफ जस्टिस एक अच्छी चीज है। सेम टाइम जो जस्टिस है वो किसी और के साथ इनजस्टिस भी है ना, पैरेलली। भाई वो आदमी जो इंसाफ कर रहा है वो उसकी इनकैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन द आइडिया ऑफ जस्टिस की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट आइडिया, ठीक है, अप्लाई जस्टिस, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ।
आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मैं आइडिया की बात कर रहा हूँ। हाँ, फॉर आर्ग्यूमेंट से हाँ जस्टिस है। हाँ, द आइडिया ऑफ जस्टिस इज गुड और द आइडिया ऑफ ऑपरेशन इज बैड। ठीक है, ये इस तरह की चीजें ऐसी हैं कि जो सारी दुनिया इसके ऊपर एग्री कर सकती है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसी चीज, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है, कोई किताब है, कोई चीज लिखी हुई है, आप अगर उसमें ये कहेंगे कि ये इसके अंदर बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं आपस में, ठीक है, ये अपने आप ही को निगेट कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको परफेक्ट नहीं कह सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो अपने आप को निगेट नहीं कर रहा है, उसमें कोई एरर नहीं है, लिंग्विस्टिक हो या कंटेंट वाइज हो, तो आप उसको परफेक्ट कहेंगे। क्या आप इससे डिसएग्री करते हैं? मैं नहीं समझता कि कोई भी अकलमंद आदमी इससे डिसएग्री करेगा। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम जांचेंगे। अब आपने सनातन धर्म का नाम नहीं लिया, आई डोंट नो व्हाई, आपने बाइबल का नाम लिया, चलो ठीक है, हालांकि आप सनातनी है। बाइबल में हम 10 योनि 20 योनि 100 जो है कॉन्ट्रडिक्शन दिखा सकते हैं, और उन कॉन्ट्रडिक्शन को क्रिश्चियंस तस्लीम करते हैं, मानते हैं कि हाँ, इसलिए कि बाइबल जो है वो किसी एक आदमी की लिखी हुई नहीं है, एक जॉन की है तो दूसरी पॉल की है तो तीसरी मैथ्यू की है तो किसी और की। तो जब अलग डिफरेंट ऑथर्स, हाँ डिफरेंट ऑथर्स, तो जब डिफरेंट ऑथर्स हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उनमें कॉन्ट्रडिक्शन होना है, वो इसको तस्लीम करते हैं। कुरान करीम का जो सोर्स है वो एक है, वो अल्लाह है, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आप अगर ये भी कहते हैं मैं साबित कर दूंगा, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन मुसलमान उसको कभी भी एक्नॉलेज नहीं करता और रैशनली एक्नॉलेज नहीं करता। यानी ऐसा नहीं करी हम नहीं मानते, आप चाहे कहते रहो, नहीं, हमारे पास रीजंस हैं कि इसको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहा जाता। तो ये वो पैमाने हैं जो आपने कहा ना, दूध का डब्बा, ये वो डब्बा है कि जो आपके पास भी है और हमारे पास भी है। बस ये है कि आप उस डब्बे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। इस तरीके से हम वैलिडेट करते हैं। वो बात घूम फिर के फिर से वही आ गई कि मेरा डब्बा मेरा, तुम्हारा नहीं है। मैं यही कह रहा था कि हमारे पास अपने पैमाने हैं मेजर करने के, हम दूसरे अपने नहीं है। मैंने वही कहा कि कॉमन है, अपने पैमाने नहीं है, ये कॉमन पैमाने हैं। अच्छा चलो सर, ये बताओ, जस्टिस और इनजस्टिस हमारे ह्यूमन मेड है, राइट? हम लोग देखिए, आई थिंक हम जंप कर रहे हैं इधर से उधर, मौजू पे हम जंप कर रहे हैं। तो जो मेरा पॉइंट था वो ये था कि देखें, जिस चीज का ओरिजिन हमें हिस्टोरिकली नहीं पता, हम उसको हिस्टोरिकली वेरीफाई नहीं कर सकते। मेरी इस बात को आपको जिससे चेक कराना हो आप करा लीजिए, आप अपने यहाँ भी पूछ लें जिनसे पूछना हो कि हिस्ट्री के अंदर जिसका ओरिजिन ही हमें नहीं पता, क्या हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो चीज सही है या नहीं? तो दूसरी चीज ये कि अगर कोई दावा करते हैं आप, हिस्टोरिकल कोई आप एस्टिमेट देते हैं, तो फिर हमें जो है वो उन तमाम पीढ़ियों के नाम चाहिए जो वहां तक पहुंचते हो। दूसरी बात मुफ्ती साहब ने जो अभी कही ना, इसको कहते हैं, देखिए पोस्ट मॉडर्निज्म में एक थ्योरी है, उसको कहते हैं डीकंस्ट्रक्शनिज्म। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी है, जो कि जैक डेरिडा जो है इसका बहुत बड़ा आदमी था। उसने दुनिया के हर फिलॉसफी को डीकंस्ट्रक्ट कर दिया, उसने दुनिया के हर किताब को डीकंस्ट्रक्ट करके दिखाया कि ये सब बेमानी की चीज है। लेकिन वो भी इस्लाम को डीकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया। ये वेल डॉक्यूमेंटेड चीज है, आप जाके पढ़ लीजिएगा कि जैक डेरिडा कहता है कि इस्लाम का जो कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड इतना पावरफुल है और इतना क्लियर है कि उसको डीकंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप डीकंस्ट्रक्शनिज्म में भी जाएंगे ना, जहां से हम टेक्स्ट को बेमानी करार देते हैं, मीनिंगलेस कर देते हैं। लोग, बड़े बड़े लोग जो कि डीकंस्ट्रक्शनिस्ट हैं, वो भी कुरान को नहीं कर पाते हैं, डीकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये तो एक वेल डॉक्यूमेंटेड चीज है जिसको आप एकेडमिकली भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं। सही है। तो वो अलग-अलग टॉपिक के ऊपर, एक मिनट जी, क्योंकि हम अगले कॉलर को भी लेना है ना। हाँ बिल्कुल सर, आप 1 मिनट बोल लो, मुझे बस 1 मिनट दे देना फिर। नहीं, वो बस मैं तो बात खत्म कर रहा था कि दो क्वेश्चंस थे, आपके दोनों क्वेश्चन का जवाब दिया है। जरूरी नहीं है, देखें, हम कभी दावा नहीं करते कि सामने वाले को हमारा जवाब जो है हमेशा काबिल कबूल हो, लेकिन आपको एक थॉट हमने दे दी, एक आइडिया दे दिया, इस पर आप गौर करें कि एक तो ये कि आप कभी भी अनयूजुअल और इम्पॉसिबल दोनों को एक ना करें। दूसरी ये कि हिस्टोरिकली आप इन रिलीजन्स को वेरीफाई नहीं कर सकते, तो आपको उससे हटकर जो भी पैमाना है जो आप इस्तेमाल करेंगे, वो ऐसा नहीं है कि मेरा पैमाना अलग है और आपका अलग है। हम दोनों का पैमाना एक ही है, बस ये कि आपके पास या तो उस पैमाना को इस्तेमाल करने की सलाहियत नहीं है, वो पैमाना है ही नहीं। ठीक है, वो पैमाना ही नहीं है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं मास ट्रांसमिशन, तो मास ट्रांसमिशन जो है वो कुरान का हुआ है, हदीस का भी, बहुत सी हदीसों का हुआ है, लेकिन वेदास का नहीं हुआ है ओरिजिन से। ठीक है, अगर हुआ है तो बताएं किधर है, उसमें कुछ नाम दें। सर मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि इतनी हिस्टोरिकल चीजों का, और एज ए मतलब एज ए सनातनी और वो
हम लोग बाउंड नहीं है कि आपके तरीके से ही हम लोग कैलकुलेशंस करें। नहीं, ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये तरीका एग्रीड अपॉन है। मुफ्ती साहब ये यहीं पे डीकंस्ट्रक्ट हो गई, ये मीनिंगलेस बातें कर रहे हैं आप। अब इसको यानी कि हम लिटरेचर के जो डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी है उसके एतबार से हम कहेंगे आपको कि आप मीनिंगलेस बात कर रहे हैं। आप एक तरफ दावा कर रहे हैं सच्चे होने का और दूसरी तरफ कर रहे हैं कि हम कोई हमारी सच्चाई प्लुरल है, तो आपने खुद अपनी बात को निगेट करके एक मीनिंगलेस बात की है। नहीं, मेरा सिर्फ मैंने इतना ही बोला है कि आप जो भी कैलकुलेशंस है आपकी, हाँ ठीक है सर मैं फिनिश कर रहा हूँ। हाँ चलिए जो भी जो भी कैलकुलेशंस है आपकी वो आपके दायरे में है, आप सबको उसके दायरे में लाके मेजर करोगे तो पॉसिबल नहीं है। हमने तो इसीलिए कहा था कि आपका जो दायरा है ना आप वो बता दीजिए ताकि फिर उस पर गौर करें। आपके पास कोई दायरा ही नहीं है, वरना हिंदुइज्म का कोई दायरा नहीं है सर, ओपन है, बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल ये बात है। तो जिस चीज का कोई दायरा नहीं है ना वो कभी भी अपने सही होने का दावा नहीं कर सकती, चूंकि उसने अपना दायरा नहीं खींचा है। वहां वो सही होने का दावा ही नहीं कर सकते, क्योंकि दायरा जब खींचेगा तो आप कहेंगे कि इस दायरे में जो है वो सही है, जो बाहर है वो गलत है। दायरा ही नहीं है, सही गलत सब कंसेप्ट दायरे में आप बांध ही नहीं सकते ना। गॉड का कंसेप्ट, ये गॉड का कंसेप्ट नहीं है, ये रिलीजन का कॉन्सेप्ट है कि इंसान को क्या करना है। गॉड का कॉन्सेप्ट को दायरे में नहीं बांधा जा रहा है। ठीक है सर, अगले संडे मिलेंगे। हाँ ठीक है, काफी अगले बार मिलेंगे। चलें जी, तो ये कौन है भाई? लैपटॉप बाबा। हेलो, मेरी आवाज जी आ बाबा रही है? जी बिल्कुल। जी, मुफ्ती साहब को मेरा सलाम पेश है। एक्सेप्टेड। क्या हाल चाल है? जी बढ़िया। मैं एक नौजवान हूँ और मैं दुनिया के तमाम मज़ाहिब पे क्यूरियोसिटी के खातिर रिसर्च कर रहा हूँ। और पहले आप क्या थे? मैं तो पहले अभी भी हिंदू ही हूँ, अभी भी हिंदू ही हूँ। ठीक है जी, तो जाहिर सी बात है उसमें मजहब इस्लाम भी शामिल है। और मेरा ये मानना है एक चीज होती है लिखी हुई चीज और एक चीज होती है जो प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि जो चीज प्रैक्टिस हो रही है उससे अच्छे से सीखने के लिए मुझे भी थोड़ा वैसा सीखना चाहिए। तो उसके खातिर मैं नमाज भी सीख रहा हूँ। मैंने 5-6 सूरा याद कर ली है और बाकी जब तक जिंदा हूँ दुआ करते रहिए, क्या पता एक न एक दिन ईमान भी ले आऊं। माशाल्लाह जी। तो बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरा अलग से वीडियो काट के मत डालिएगा स्ट्रीम से। मेरे ख्याल से इस रिक्वेस्ट को करना बेकार इसलिए है कि अगर लोगों की दिलचस्पी का इसमें सामान है, यानी लोग इससे कुछ सीख सकते हैं। दिलचस्पी का मतलब ये नहीं है, अगर उस लोग सीख सकते हैं तो इसमें अलग से डालने में कोई नहीं। वैसे भी आपका कोई नाम और आइडेंटिटी तो हमें पता नहीं है, हम ही नहीं जानते आप कौन है, लोग भी नहीं जान पाएंगे। लेकिन आगे बात करें। जी जी, मेरा 2 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो सिंगापुर है उसमें भी लगभग 15% मुसलमान है और इंडिया में भी 15% मुसलमान है ऑलमोस्ट। तो ऐसा क्यों है कि सिंगापुर इतना ज्यादा पॉलिटिकली स्टेबल है लेकिन इंडिया अनस्टेबल है? क्या इसका कारण ये है कि वो अमीर है और हम इतने अमीर नहीं है, या फिर साथ में कुछ और कारण भी है? तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया की इनस्टेबिलिटी 15% मुसलमानों की वजह से? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैं जस्ट जानना चाह रहा हूँ कि जब यहाँ भी वैसा है वहाँ भी वैसा है तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि जब लैपटॉप बाबा सर पहले क्या आप ये मानते हैं कि इंडिया पॉलिटिकली अनस्टेबल है? हाँ, यानी आप ये मानते हैं कि इंडिया पॉलिटिकली अनस्टेबल है? मैं सिंगापुर के कंपैरिजन से अगर आप कंपेयर करें तो हाँ। नहीं, यानी कि आप इसको कंपैरिजन ना करें, आप इसको एब्स्ट्रैक्ट में बताएं कि इंडिया हिस्टोरिकली 1947 से अभी तक 2024 तक पहुंचा है। क्या आप इसको अभी 2024 में पॉलिटिकली अनस्टेबल मानते हैं? हम 2 देशों की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। तो मैं वैसे तो नहीं मानता, लेकिन उसके कंपैरिजन किया जाए तो फर्क तो है। यानी कि सिंगापुर के कंपैरिजन में इंडिया पॉलिटिकली अनस्टेबल है? जी। कैसे? आप सारे पैरामीटर्स नाप लीजिए, वेल्थ का पैरामीटर नाप लीजिए, हैप्पीनेस का नाप लीजिए। वेल्थ जो है वो पॉलिटिकल पैरामीटर्स नहीं है। आप आई थिंक के जीडीपी की बात करेंगे, सब अलग अलग होते हैं। इवन जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अलग चीज है, उसको पॉलिटिकली उसमें जो है कोई पैरामीटर, पॉलिटिकली स्टेबल या अनस्टेबल होने का पैरामीटर शायद आपको नहीं पता। अच्छा, मेरे ख्याल से हमारे भाई ये कहना चाह रहे थे कि सिंगापुर में ज्यादा तरक्की है, इंडिया में तरक्की कम है। जी, है ना? जबकि उधर भी 15% मुसलमान है, इधर भी। तो चलें ठीक है, उन्होंने एक गलत लफ्ज बोला, हमने उसको सही कर दिया। तो अब मुझे आपने कहा कि जब दोनों तरफ 15% मुसलमान है तो यहाँ तरक्की कम है इंडिया में और उधर ज्यादा है।
तो मैं यही पूछ रहा हूं कि जिस फैक्टर को आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उस फैक्टर की वजह से वहां या यहाँ इंडिया में तरक्की का ये एक फैक्टर है? जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या 15% या 20% मुसलमान का होना क्या एक फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नजदीक या आपके नजदीक? नहीं है। तो यही तो पूछ रहा हूँ, तो फिर क्या फैक्टर है? इसीलिए तो पूछ रहा हूँ क्या फैक्टर है। मेरे भाई, जब ये फैक्टर है ही नहीं आपके नजदीक, तो ये सवाल ही पूछना गलत है ना। आप ये पूछते आकर कि भाई सिंगापुर में लोग ज्यादा तरक्की याफ्ता है, इंडिया में नहीं है, क्या वजह है? आप ये करते 15% मुसलमान की बात लाए किधर से? मैंने सिमिलैरिटी रखी ना कि यहाँ भी डेमोक्रेसी, वहां भी डेमोक्रेसी, यहाँ पे भी ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा, तो फिर फर्क किस चीज का, ये पूछने के लिए रखी मैंने सिमिलैरिटी। बस वहां मोदी जी नहीं है, यहाँ मोदी जी है, वहां अंबानी नहीं है, यहाँ अंबानी है, वहां अडानी नहीं है, अडानी है, ये फर्क है। नहीं, वहां भी तो अमीर लोग होंगे। नहीं तो अमीर लोग मुल्क को चूस तो नहीं रहे ना, और सियासतदान उन अमीरों को करोड़ों रुपए कर्जे देकर माफ तो नहीं कर रहे ना। पूरा मुल्क वहां किसी अमीर की शादी में नाच तो नहीं रहा ना। तो आपके कहने का मतलब है कि यहाँ करप्शन ज्यादा है? मतलब ऑब्वियसली बात है। अच्छा भाई, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो एक अलग मौजू है, उस पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रीम का मौजू नहीं है। हम स्ट्रीम के मौजू पर रहे हैं तो ठीक है। तो मैं अपना दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ कि जो सद्दाम हुसैन थे, जो राजा होते हैं बहुत सारे अच्छे काम भी करते हैं, बहुत सारे बुरे काम भी करते हैं। तो जो उन्होंने इस्लामिकली बुरा काम किया था वो थी अपनी मूर्तियां बनवाना। तो मुझे ये जानना है कि ये चीज तो ओवरऑल आप उनको कितना सही मानेंगे और कितना गलत मानेंगे, और जो जनरल पर्सपेक्टिव है मुसलमानों का वो उसके प्रति पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखें, ये चीज भी एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, चूंकि सद्दाम हुसैन एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी थे, वो कोई मजहबी शख्सियत नहीं थे। तो जब एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी होती है तो कुछ लोग उनके साथ होते हैं, कुछ लोग उनके साथ नहीं होते। इराक में ही खुद इतना जबरदस्त डिवीजन रहा कि कुछ लोग उनके साथ थे, कुछ उनके खिलाफ थे। तो अब बाकी ये कि उनके साथ आगे वहां क्या होगा, ये मेरे और आपके फैसला करने का नहीं है काम। ये काम तो अल्लाह ताला का है, वो चाहेंगे तो बख्शेंगे, चाहेंगे तो नहीं बख्शेंगे। वो उनका और अल्लाह ताला का मामला है। हाँ, ये सही है, अल्लाह ताला का मामला है, लेकिन लोगों के दरमियान जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है? जनरल पॉइंट ऑफ व्यू जो आज है उनकी, देखें, एक आदमी की जिंदगी में एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। मसलन लोग ये कहते हैं कि यार ये आदमी जो है जुल्म कर रहा है, कुछ लोगों के नजदीक वो जुल्म नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज का जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू कम से कम, और आज भी कोई जनरल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, आज भी बड़ा इख्तिलाफ है उनकी जात के ऊपर, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि भाई सद्दाम हुसैन जब तक वहां पर मौजूद थे तो कम से कम ये कि इराक का वो हशर नहीं हुआ था जो आज है। दाइश का खड़ा होने का कोई मतलब नहीं था, पॉसिबल नहीं था कि दाइश वहां सर्वाइव कर जाता अगर सद्दाम हुसैन हुकूमत में होते। आज जनरल परसेप्शन क्या है कि भाई अगर सद्दाम हुसैन जब तक थे तो अमेरिका ने वहां के तेल के कुओं के ऊपर कब्जा नहीं किया था। सद्दाम हुसैन चले गए तो तेल के कुएं अमेरिकियों के कब्जे में आ गए। ये जनरल परसेप्शन है। ठीक है, तो फिर जो उनकी मूर्ति बाबा साहब, आप जो है वो रिसर्च मजहब पे कर रहे हैं और क्वेश्चंस आपके सिंगापुर पे और सद्दाम हुसैन पे। आप ये बताएं अपनी रिसर्च में आप कहां तक पहुंचे? आपका सूरह अल फातिहा, सूरह अल इखलास, सूरह अल कौसर, सूरह अल फलक और सूरह अल नास याद कर लिया। उसके अलावा जो अत्तहियात होती है और सना होती है, और अब मैं दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा भी याद करूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं कि आपने जो अलग अलग मजहब का रिसर्च किया है, तो उसमें अब आप खुदा के, ईश्वर के कौन से कॉन्सेप्ट को मानते हैं? ये तो मैं तो सवाल पूछने आया था, जवाब देने थोड़ी ना आया था। नहीं भाई, आप रिसर्च कर रहे हैं तो हम भी आपके रिसर्च से फायदा उठाएं ना थोड़ा। आप रिसर्च स्कॉलर हैं भाई। तो अभी मेरा डिबेट जितना लेवल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ मैं क्या मानता हूँ, अगर आप उसे क्रॉस क्वेश्चन ना करें तो। चलें ठीक है, बता दें। अब आसिम भाई इन्होंने इतनी कंडीशन लगा दी, मेरी वीडियो अलग से काट कर न लगाना, मुझसे क्रॉस क्वेश्चन न करना। चलो ठीक है, हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे, आप अपनी बात कह के रुखसत हो जाए जी। ठीक है, और मैं तो ये मानता हूँ कि जो खुदा है उसका इंटरेक्शन हमारे साथ बहुत रेयर है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा दुआ करेंगे या फिर हमें बहुत ज्यादा जरूरत होगी तभी वो हमारी बात सुनता है। खुदा है जी, एक है जी, ऑल पावरफुल है जी, मर्सीफुल है जी, ठीक है, सब कुछ जानने वाला है जी, रसूलों को भेजता है
हाँ। अपना कलाम नाजिल करता है लोगों की हिदायत के लिए? उसकी गारंटी नहीं दे सकता। ठीक, आगे चलें। मरने के बाद दोबारा जिंदगी है? अभी जो मेरा ईमान है, मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा हिसाब किताब के लिए या नहीं? मैं तो अभी फिलहाल नहीं मानता। ठीक है, तो इसका मतलब जन्नत और जहन्नम को नहीं मानते? नहीं मानते। ठीक, तो आपने अभी जो इस्लाम के जो बेसिक आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं उसमें से आपने आधों को माना है, आधों को नहीं माना है। ठीक है, तो आप अपनी रिसर्च जारी रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता खोलेगा हिदायत का और आप एक दिन मुसलमान होंगे इंशाअल्लाह। वो तो बता दीजिए कि जो लोग सद्दाम हुसैन को सही मानते हैं और उनकी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं, इसका तो रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, तो सुने लैपटॉप बाबा, इसका जवाब हम तब देंगे जब आप हमें ये बता देंगे कि नेपाल आज तक इंडिया की जितनी तरक्की क्यों नहीं कर पाया, तब हम इसका जवाब दे देंगे अगली बात। ठीक है, इसका सद्दाम हुसैन से क्या रिश्ता? चले ठीक है। तो सद्दाम हुसैन के क्वेश्चन का अल्लाह से क्या रिश्ता? यही तो बात है। लगता है सद्दाम हुसैन की बेटी ने इनका रिश्ता रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, लैपटॉप बाबा इजाजत लेंगे आपसे। चले भाई आगे लें। सेफ मुंबई क्या है भैया? एक्स मुस्लिम। हाँ ले लीजिए इनको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। एक्स मुस्लिम है? खैर जी हाँ, मैं एक मुल्हिद हूँ। अच्छा, कब छोड़ा था इस्लाम भाई? 2018 में शायद, हाँ गालिबन 2018 में। तो यानी आप पक्के मुसलमान थे पहले? जी हाँ, मैं तकरीबन 13 साल से मेरी एक नमाज नहीं छूटी थी और मतलब मेरे घर वाले भी मुसलमान ही हैं अभी, मगर मुझे इत्मीनान नहीं हुआ तो लिहाजा मैं अलग हो गया थोड़ा मुझे। ठीक है, तो हाँ ठीक है। देखिए मेरा सवाल जो मैंने अब कई दफ़ा आपकी स्ट्रीम में आने की कोशिश की, लेकिन इतनी क्राउडेड रहती थी मुझे कभी भी मौका नहीं मिला, इसलिए आज पहली दफ़ा आपसे मैं बात कर रहा हूँ। या तो मेरा सवाल था वही जिसने पहले कॉलर ने भी किया, मोजज़ात से मुताल्लिक कि देखिए अगर ये होता कि हमें तारीख से एक वाकया सिकंदर आज़म का मौसूल हो रहा है जिसमें सिकंदर आज़म ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, तो हमें तारीख में तहकीक करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, हम उसको अक्ल आम पे बेस पे रिजेक्ट कर सकते हैं। हमें देखना ही नहीं है कि तारीख में क्या है, और नहीं देखेंगे, कोई भी तारीखदान है वो नहीं देखेगा कि ये वाकया सच है कि झूठ है। ये लॉज ऑफ फिजिक्स के खिलाफ है कि आज हम इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आज हमारे पास इतना नहीं है कि हम ये जमीन के 2 टुकड़े कर दें और चांद के तो दरकिनार वो तो दूरी है। लेकिन आपकी मैंने एक वीडियो देखी, उसमें आपने कहा था कि ये सब है मेटाफिजिकल, ये सब गैबियात में से है, लिहाजा इसकी कोई दलील दरकार नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक एक्सक्यूज, हाँ साइंसी दलील दरकार नहीं है, पूरा जुमला बोला जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस फिर बेदलील इतने बड़े वाक्य को सच मान लेना, नहीं, तो ये अपनी बात वो करें जो मैंने कही, बेसाइंसी दलील, लफ्ज़ बेदलील नहीं, हम बेदलील नहीं मानते। हाँ, साइंसी दलील की हमें जरूरत नहीं है, ये फर्क को समझना जरूरी है। तो फिर क्या हम जितने भी सातीरों में जो वाकया आए हैं, चाहे वो मजहबी हो या गैर मजहबी, और उसमें ऐसी सुपरनैचुरल बातें की गई है, क्या हम वो सबको सच मान ले? क्योंकि मैंने मुझे कन्विंस करने एक आलिम साहब आए थे, मैंने उनको यही कहा कि क्या हम ये सबको सच मान ले, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है वो सच हो। तो मैंने बोला फिर तो हम ना जाने क्या क्या मानने लगे। उन्होंने गलत कहा, उनके पास अप्रोच सही नहीं है। एक बात, सबसे पहली बात तो ये कि मसलन किसी एक वाक़ये को जो समझ में नहीं आ रहा है आपके, हम उसको सच मान रहे हैं बगैर साइंस के का सहारा लिए, क्या उससे ये लाजिम आता है कि हम तमाम किस्सों को फिर सही मान लें? नहीं, तो अगर सुपरनैचुरल, जहां तक सुपरनैचुरल चीजों की बात है तो हम मेरी बात सुनिए, आपने मेरी बात नहीं समझी। एक सुपरनैचुरल वाक़ये को अगर हम किसी अकली दलील की बुनियाद पर सही मान रहे हैं, तो क्या सारे सुपरनैचुरल वाक़यात को हम सही मान लें? ये जरूरी है?
बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि फिर ये तो फिर बायस्ड ओपिनियन होगी फिर तो ये जरूरी नहीं है। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ क्यों जरूरी नहीं है।